नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग पॉडकास्ट शो में। और आज हम जानेंगे कि माहौल क्या है। माहौल क्या है, ये लाइन सुनते ही आपके सामने एक चेहरा आ जाता होगा। वो चेहरा जो हर दिन आपके सामने होता है। ज़्यादातर लोग जो है उनको यूट्यूब पे, टीवी पे देखते हैं और उनकी जो पत्रकारिता का स्टाइल है अब वो यूट्यूब में भी फॉलो किया जाता है। ज़्यादातर यूट्यूबर्स उनकी स्टाइल को फॉलो करते हैं। बहुत लोग उनकी स्टाइल को पसंद करते हैं। यहाँ तक कि जब वो शो कर रहे होते हैं तो लोग उनको रोक के बताते हैं कि वो उनके कितने बड़े फ़ैन हैं। तो आज हम बात करेंगे राजीव रंजन जी से और जानेंगे कि माहौल क्या है। सर, माहौल क्या है सर? बिहार में एनडीए की शानदार जीत, प्रचंड जीत। अब माहौल, बंगाल के बारे में लोग चर्चा शुरू कर दिए, यूपी के बारे में चर्चा शुरू कर दिया। तो अभी तो बंगाल का इलेक्शन है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी का जो बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस है वो ममता बनर्जी के अब उससे टक्कर लेनी है। और बंगाल में एक और भीषणतम राजनीतिक चुनाव या लड़ाई, भीषणतम राजनीतिक लड़ाई देखने को मिलेगी जो बिहार में नहीं दिखी। यानी वो जो मोदी जी ने कहा था कि जो गंगा जी बिहार में बहती हैं वो बंगाल में पहुंचेंगी। हाँ बिल्कुल, गंगा जी तो आगे बढ़ेगा पानी अब। गंगोत्री से निकलते हुए वहाँ जाती हैं। देखिए, बंगाल में आपको एक बात बताऊँ इंटरेस्टिंग, विचारधारा की दृष्टि से भारतीय जनसंघ की स्थापना एक बंगाली ने की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लेकिन बंगाल में बीजेपी अपनी जड़ें क्या, अपना वजूद भी न बना सकी थी। वैचारिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो आरएसएस की विचारधारा है, वो कम्युनिस्टों के एकदम विपरीत है। कम्युनिस्टों की जो विचारधारा है वो आरएसएस और बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ है। नहीं, वैचारिक तौर पर ये दोनों नॉर्थ और साउथ पोल है। बावजूद इसके कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वहीं के थे और हिंदुत्व का बहुत प्रभाव है। आप हिंदुत्व का बहुत प्रभाव है बंगाल पर, लेकिन इसके बावजूद वहां पर बीजेपी अपनी जड़ें नहीं जमा पाई। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उभार के बाद, गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद, जब से उनके प्रायोरिटी में बंगाल आया है, तब से आप बंगाल, मतलब बीजेपी एक समय में सोच भी नहीं सकती थी। आज वो मुख्य अपोजिशन पार्टी है। कांग्रेस और सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टियां खत्म हो गई वहाँ, बिल्कुल खत्म हो गई। सीटों की संख्या की बात करें तो बीजेपी वैचारिक दृष्टि से, वैचारिक किला फतह करने की दृष्टि से बंगाल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या लगता है सर, इस बार हो पाएगा? लास्ट 2 बार में तो ऐसा लग रहा था एक बार को कि सरकार ही बनने वाली है, पिछली बार तो नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था। देखिए क्या है ना, चुनाव कई जगह लड़ा जाता। अब मेरे भी आकलन गलत हुए हैं, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। मेरे भी आकलन बहुत चुनाव में गलत हुए, लेकिन जो हम देखते हैं वो बोलते हैं। कुछ लोग जो देखते हैं वो नहीं बोलते हैं, जो वो बोलना चाहते हैं वही बोलते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? वो देखते नहीं है, या देखते भी है तो उसको अवॉइड करते हैं, बोलना नहीं चाहते देखा हुआ, और पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं, और उन्होंने अपना खेमा भी तय कर लिया है तो वो उसी हिसाब से बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है, जर्नलिस्ट, पत्रकारों में भी मैं ये देखता हूँ। सर, मैंने आपसे आगे पॉलिटिकल सवाल पूछूं उससे पहले मुझे ये समझना है कि आपने ये क्यों शुरू किया, माहौल क्या है? और जो आपने स्टाइल शुरू किया, एक गो में आप एक शुरू करते हैं कहीं बाजार में जाके, लोगों के आगे माइक लगाते हैं, वो उस विषय पे बात करे चाहे ना करे, आप उससे बोलने देते हैं और फिर वापस पूछते हैं माहौल क्या। इसका कहाँ से आया? क्योंकि आप देखते होंगे यूट्यूब पे ज़्यादातर जो पत्रकारिता करते हुए दिख रहे हैं लोग, वो यही स्टाइल करते हैं। तो ये कहाँ से शुरू हुआ सर? ये कैसे? तो इसका आइडिया दिमाग में कहाँ से? कई बार मैं बता चुका हूँ, मगर दरअसल क्या है कि जब सोशल मीडिया आया तो मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव न पहले था न अब हूँ। अगर आप मेरा ट्विटर अकाउंट भी देखेंगे तो महीने में मेरा, अभी तो 2022 में मैं ट्विटर पे आया हूँ। अच्छा, बहुत लेट आया आप। हाँ, तो और 2022 में ट्विटर पे आने के बावजूद आप देखेंगे महीने में मेरे 2-4 ट्वीट होते होंगे। इवन मैं अपने प्रोग्राम का भी ट्वीट नहीं करता हूँ। अच्छा, वो भी नहीं करता? हाँ, वो भी नहीं करता हूँ। तो मेरी फितरत में नहीं है। पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पर मैं
फेसबुक पे भी आप देखेंगे तो मेरे पोस्ट आपको महीने में 2-1-4 दिखेंगे, लेकिन मैं देखता रहता हूँ कभी कभी। तो जब फेसबुक नया नया आया था और मेरा अकाउंट बना था 2012 दिसंबर में, अच्छा। उस वक्त गुजरात के चुनाव थे, तो नया नया बना था, तो उसमें ज़्यादा उस समय देखता था। तो मैं देखता था कि ऐसे लोग जो मैं जिनको जानता हूँ, आमतौर पर सोशल मीडिया में ऐसे लोगों से लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं जिसको जानते ही नहीं। तो जब मैंने देखा जिनको मैं जानता हूँ, मेरे विश्वविद्यालय के, मेरे विद्यालय के, मेरे हॉस्टल के, जो लोग सोशल मीडिया पे थे, वो हर विषय पर अपनी राय दे रहे थे। हर बड़े नेता को, बड़े बड़े शख्सियत वाले व्यक्ति को गाली गलौज के शब्दों का, अपशब्दों का या उसकी कमियों का खूब। तो मैं ये सोचता था, और किसी की तारीफ भी करते थे तो फिर एक्सट्रीम पे। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार ये लोग विश्वविद्यालय में तो इतने होनहार नहीं थे, अब कहाँ से ज्ञान आ गया? इतने तेजस्वी ये हॉस्टल में रहते हुए तो नहीं थे, ये स्कूल में तो ऐसे नहीं थे। इतना भाई, जैसे मैं हूँ, आप मुझसे इकोनॉमी का पूछेंगे तो मैं हाथ जोड़ लूंगा, मुझे नहीं मालूम है अर्थशास्त्र, बस उतना ही जितना एक इनकम टैक्स भरने लायक हो। हाँ, वो इनकम टैक्स भी आज तक अपने से भरा नहीं, तो मुझे नहीं मालूम। मुझे बहुत इंटरनेशनल रिलेशंस का आम आदमी जितना जानता उतना मैं भी जानता हूँ, अखबार पढ़ के जितना जाना जा सकता है बस। लेकिन तो मैं वो देखता हूँ कि वो लोग विदेश नीति पर भी बोल रहे हैं, अर्थनीति पर भी बोल रहे हैं, और क्या नाम है, हर सब्जेक्ट। तो मुझे लगा यार ये आदमी, अब सोशल मीडिया एक ऐसा टूल हो गया है जिससे हर आदमी अपने को मजबूत समझ रहा है, अपने को पढ़ा लिखा समझ रहा है, अपने को वेल इन्फॉर्म्ड समझ रहा है। अरे अब हमको ना बताओ, हमको भी मालूम है। उसे ये नहीं मालूम है कि सोशल मीडिया पे कौन सी जानकारी सही है या गलत है, लेकिन उसे मालूम सब है। वो उस अपने को समझता है, उसके हाथ में एक हथियार आ गया और एम्पावरमेंट। हाँ, एम्पावरमेंट आ, तो वो बोलना चाहता है, वो भी चाहता है वो भी बोले, लोग सुने। आप ही क्यों बोलेंगे और हम सुने, हम भी टिप्पणी करेंगे। तो मैंने वहीं से एक आइडिया डिराइव किया कि अगर इसी तरह की बातें सोशल जो लोग लिखना ये चाह जो रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं अच्छा, सोशल मीडिया पर, अगर ऐसे ही इनको माइक दे दी जाए इनके सामने और इनके आम लोगों के विचार सामने लाए जाए कि किसी चीज़ को ये कैसे देख रहे हैं, कैसे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इनको ग्रेजुएट कर रही है, ये किसी सब्जेक्ट को लेके कितनी जानकारियां हैं, आम लोगों से बिल्कुल बात किया जाए, कौन सी चीज़ उनको कितना प्रभावित कर रही है, तो आम लोगों से बात की जाए। और ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बहुत ही तार्किक बातें करता है, बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड वास्तव में है। बहुत सारे कुछ अकाउंट ऐसे हैं सोशल मीडिया पर जो मीडिया या नेतागिरी से जुड़े लोग नहीं हैं। उन अकाउंट्स को मैं देखता हूं तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। वो आपको हेल्थ के लिए टिप्स, आपकी सेविंग्स की टिप्स, आपके पर्सनालिटी वाइज, आपके डेडिकेशन, डिवोशन, इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत अच्छी अच्छी बातें वो लोग लिखते हैं। तो वैसे लोग भी सोशल मीडिया, तो समाज में तो हर तरह के लोग हैं ना, तो मैंने सोचा सबके व्यूज़ ले आया जा और नेताओं को परे, प्रवक्ताओं को हटा दिया जाए और जनता के बीच में इश्यूज़ पे बात की जाए। ऐसा एक प्रोग्राम बनाया जाए। यही आइडिया मैं सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से और हर आदमी की अपनी एक राय से प्रभावित होकर मैंने सोचा कि एक जनता का एक ऐसा कार्यक्रम बनाया। लोग बाद में फिर जब आप जाते हैं तो मतलब आपको पकड़ पकड़ के रोक के कहते हैं कि हम आपका शो देखते हैं, और फिर वो अपनी राय देने भी तुरंत आ जाते हैं कि उनको पता है कटेगा नहीं। देखिए, एक क्रेडिबिलिटी का संकट तो देश में मीडिया के सामने है। मैं बहुत जगह जाता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं कि अरे क्या आप पूछने आए, हमको पता है, आप हम जो बोलेंगे वो दिखाएंगे थोड़ी नहीं। तो आप उनसे पूछिए कि नहीं ऐसा आप क्यों करें। मैं बोलता हूँ उनको, तो कहते हैं अरे फला चैनल वाला आया था, ले तो गया, आज तक गायब हो गया, एडिट कर दिया। हाँ, एडिट कर दिया। और यहाँ से लेके जाते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं भैया कब आएगा टीवी पे, कहते हैं एडिट हो रहा है, अभी एडिट हो रहा है। तो भैया कितना दिन एडिट होता है, हमसे बहुत लोग कहते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि भैया हम दूसरे का नहीं जानते,
आज का टटका मामला है, ताजा ताजा। हमारा कोई बैंक नहीं है कि हम कल एपिसोड आज रिकॉर्ड करते हैं कल दिखाते हैं। नो, मैं उसी दिन रिकॉर्ड करता हूँ, उसी दिन दिखाता हूँ। तो मैं बोलता हूँ मेरा टटका मामला है। अभी हम बात कर रहे हैं 3, 4, 5 बज रहा है, जो भी 6:05 पे आप हमारे चैनल पे देख लेना। अगर कहीं बिजी रहना तो रात को 11 बजे देख लेना और फिर मुझे बताना। तो प्रफुल्ल, यही चीज़ होते होते आज मोटे तौर पे अगर देखा जाए माहौल क्या है जब से चल रहा है, तो उसमें लाखों लोग बोल चुके और वो लाखों लोग ही मेरी एफिडेविट, वही शपथ पत्र हैं मेरे। मुझे और किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वो लोग जानते हैं कि मैं उन्हें पहले से बैठा के बात किया या वो बैठे थे, मैं आया, उनसे मैंने क्या कहा, नहीं कहा, कैसे आया, जो बोला उन्होंने, कितना दिखाया, नहीं दिखाया। मेरे कार्यक्रम में बोलने वाले वो 2 लाख के आसपास में जोड़ता घटाता हूँ सारे एपिसोड, तो इतने लोग हैं। और वो तेलंगाना के भी हैं, बंगाल के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, पंजाब के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं, मेघालय के भी हैं, त्रिपुरा के भी हैं, कर्नाटक के भी हैं, आंध्र प्रदेश के भी हैं, आप स्टेट हिमाचल के भी हैं, यानी पूरे भारत में ऑलमोस्ट हर जगह आप हो आए माहौल हो कश्मीर के हैं, तमिलनाडु से मैंने कोई प्रोग्राम नहीं किया। कभी जब आप माहौल क्या है पता करने जाते हैं तो कभी माहौल गड़बड़ा जाता है आपको लेकर? क्योंकि आपको याद होगा, अभी मैं जब आप और हमने पत्रकारिता साथ में की, एक वक्त ऐसा आया था कुछ वक्त पहले कि गोदी मीडिया और ये बोल बोल के परेशान करते थे रिपोर्टर्स को या उसको बदतमीजी करते थे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप माहौल पता करने गए और माहौल बिगड़ गया वहाँ पे? नहीं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैं जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जाता हूँ तो भी मुझे आज तक कोई दिक्कत पेश नहीं आई। मैं गोरखनाथ मंदिर से और वैष्णो देवी मंदिर के बाहर से भी और बहुत सारे मंदिरों से मैंने प्रोग्राम किए हैं। और गोरखनाथ का जिक्र इसलिए किया कि योगी आदित्यनाथ के पर्चा दाखिले के दिन मैंने पूरा माहौल किया है वहीं पूरे कैंपस से किया, तो मुझे कोई आके कुछ नहीं कहा। आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की रैली में, योगी आदित्यनाथ की रैली में मैं जाता हूँ, वहाँ के लोग, उनके समर्थक, पार्टी के कार्यकर्ता मुझे उतना ही गले लगाते हैं जितना मुझे सपा, आरजेडी और कम्युनिस्ट और आम आदमी पार्टी रैलियों में जाने वाले साधारण लोग। आम लोगों को क्या, कुल मिला के आपका माहौल ठीक है? मुझे तो आज तक कोई, और देखो मैं अकेला आदमी हूँ, हाँ। अकेली गाड़ी से चलता हूँ, 1 पाव का कैमरा मैंने मेरा, ठीक है, मेरा कोई न सेट लगता है, न मेरा कोई स्टैंडी लगता है, न मुझे कोई परमिशन लेनी पड़ती है, न मेरे कार्यक्रम में 150 लोगों की भीड़ हजमा रहता है, म्यूजिक बजता है, ऐसा कुछ तो है नहीं। न कोई लाइटिंग है, न कुछ है, न कोई स्टैंडी है, न कोई जिमी जिप है, न कोई सेट है। मैं तो अकेले चलता हूँ और एक कैमरामैन मेरे साथ, अकेली गाड़ी, कोई टीम नहीं है। लेकिन टीआरपी है ना सर उसकी, और आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है। वो ठीक है, हमसे पहले भी बहुत फेमस थे, हमारे बाद भी बहुत आएंगे, कभी कभी किसी का वक्त चलता रहता है। इस समय माहौल क्या है, थोड़ा चर्चा में है, कुछ दिन बाद कोई दूसरा आ जाएगा, पहले कोई दूसरा था। एक नया टर्म आया है मार्केट में, दौर आएगा, दौर, तो आपका दौर चल रहा है। नहीं भैया, मेरा दौर न कभी आया था न आएगा। मैं बहुत साधारण आदमी हूँ, 25 साल से टीवी की पत्रकारिता करता हूँ, आप मुझे जानते हैं पहले से भी, आपसे मेरी पुरानी जान पहचान है, इसीलिए आपने फ़ोन किया तो मैंने कहा चलिए चलते आपसे बात। आप ही बता दीजिए कि आप मुझसे जब पहली बार मिले थे और आज में आप मेरे व्यवहार में, मेरी बात में कोई अंतर आपने पाया तो बताइए। मैं इसी, आप एकदम सहज होकर पूछते और बताते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ सर। एक वापस आपको पॉलिटिकल पे ले आते हैं, आपके माहौल से। आप जब बिहार में अब गए तो आपने वहाँ पे सब कुछ कई दिनों तक रहे, आपने जब एनालिसिस दिया तब लोगों को शौक लगा कि आप कह रहे हैं कि वहाँ सरकार एनडीए की बन रही है। लेकिन सर इस बीच में सरकार की चर्चा से ज़्यादा एक चर्चा हो रही है लालू यादव के परिवार की। आप लालू जी को बहुत लंबे समय से जानते हैं, कोई ऐसा वाकया और जो अब कुछ हो रहा है उसको आप किस तरह देखते हैं, जो इस चुनाव में आपने देखा हो? कोई ऐसा ये सब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इसमें राजनीतिक विरासत को लेके खींचतान, पॉलिटिकल, एक आदमी के करिश्मे से बनी पार्टी है आरजेडी, लालू यादव। अब उनकी राजनीतिक विरासत बहुत बड़ी है। हालांकि मैं एक बात कह दूं, लालू यादव ने अपनी राजनीतिक विरासत जो तेजस्वी को दी है, रेल मंत्री रहे होंगे लालू यादव जब 2004 में बने होंगे, तब तेजस्वी की उम्र 13-14 साल के लड़के की तरह थी। आज 35-36 साल के हैं वो।
लालू यादव ने जितनी बड़ी राजनीतिक विरासत तेजस्वी को दी, उससे बहुत ज्यादा भारी लगेज और बैगेज दे दिया अपना, जो उतारना तेजस्वी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो जंगल राज, वो उस साल का शासन, वो करप्शन के मुकदमे और वो सब चीज़ें जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो अब जब भी एक व्यक्ति के करिश्मे से पॉलिटिकल पार्टी बनती है और उसके उत्तराधिकारी के चयन का समय होता है, या जो उत्तराधिकारी बनाया जाता है उसका परफॉर्मेंस अगर कहीं से डिगा तो फिर उसी फैमिली में बगावत के सुर उठने लगते हैं। और ये आज से नहीं हुआ, मुगल काल या उसके पीछे से भी देख लीजिए। जब सम्राट ने, बादशाह ने अपने किसी खास बेटे को देना चाहा, बेटे में वो एबिलिटी लोगों ने नहीं देखी तो दूसरे बेटों, ऐसा आपने देखा। हिंदुस्तान में शरद पवार की पार्टी के उत्तराधिकार को लेकर अजीत पवार सुप्रिया सुले में छिड़ी कि नहीं छिड़ी? बिल्कुल। मुलायम सिंह के उत्तराधिकार को लेकर के छिड़ी कि नहीं छिड़ी? अखिलेश यादव शिवपाल में। बाद में जब अखिलेश यादव पावरफुल इमर्ज हो गए तो सब एक हो गए। लालू यादव के फैमिली में भी मुझे लगता है कि ये दिक्कत है कि उनके वारिस तेजस्वी तो है, लेकिन तेजस्वी जिन लोगों से घिरे हुए हैं, शायद उनकी एक बहन है जो, एक नहीं और भी होंगी, लेकिन वो वोकल हैं। 2 बहनें हैं, एक वोकल नहीं है शायद। मीसा भारती बोलती नहीं है, रोहिणी जी ने बहुत कुछ लिख दिया। मीसा लोकसभा आ गई हैं, तो अब वो वोकल है उनके परिवार की, और मैं समझता हूँ ये साधारण बात है ये सब। लेकिन सर, आप जब बिहार में थे और आप तो लालू जी साधारण इस मामले में कि इस तरह की राजनीतिक विरासत को लेकर खींचतान उत्तराधिकारियों में होती रहती है। सर, लेकिन इस तरह की बातें कि चप्पल दिखाना, मारपीट होना, या आप तेज प्रताप यादव की बातचीत देख लीजिए, एयरपोर्ट पे दोनों एक जगह पे टकराए थे, विजुअल्स भी आए, बातचीत तक नहीं हुई, सलाम दुआ तक नहीं हुई छोटे भाई बड़े भाई में। तो ये किस, मतलब इतना तो कड़वाहट तो बाकी में भी नहीं हुई होगी। प्रफुल्ल, देखिए, मैं एक पारिवारिक मसलों में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, उनके परिवार का मसला है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इतने बड़े व्यक्तित्व के राजनीतिक विरासत या उसके जो विरासत है उसको लेकर के उत्तराधिकारियों में खींचतान बहुत स्वाभाविक सी बात है, और कोई एक ही घर में नहीं हुआ। हर पावरफुल, हर बादशाह रहे आदमी के घर में ये सब होता रहता है। सर, एक सवाल ये है, आपने जब कभी लालू को कवर किया होगा एज अ रिपोर्टर, जब दिल्ली में थे वो, कोई ऐसा वाकया जब लालू जी से आपको लगता है कि ये थोड़ा अलग है बाकी नेताओं से, कोई ऐसा वाकया आपको याद आता होगा? देखिए, लालू यादव करिश्माई व्यक्तित्व के नेता तो थे ही, उनके अंदर एक आकर्षण तो था ही, और 15 वर्षों तक वो राज करे तो ऐसे तो किया नहीं। हालांकि वो राज अब जंगल राज के तौर पर ही ज़्यादा याद किया जाता है, और बहुत लोग तो याद करना भी नहीं चाहते हैं। तो रेल मंत्री के तौर पर भी वो थे तो खूब चर्चा में रहते थे, और मीडिया और उसके तो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते थे। उनके बोलने का तरीका, उनकी सारी चीज़ें, किस्सा तो अब चूंकि आप भी रहे हो रिपोर्टर, तो आपको मालूम है कि इन लोगों के साथ तो रिपोर्टर्स बैठते रहते, देखते रहते हैं। बहुत ऐसा ऑफेंड मुझे किस्सा, मैंने उनके बारे में 2-4 किस्से सुनाए, जब याद आता है तो सुना देते हैं। नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो अभी की जनरेशन है रिपोर्टर्स की, उन्होंने इन नेताओं को देखा नहीं काम करते हुए, या अब लालू जी उतने एक्टिव नहीं हैं पिछले 5-6 साल से। आपने मुलायम सिंह यादव का भी दौर देखा है, आपने लालू प्रसाद यादव का भी दौर देखा है, आपने एनडी तिवारी को भी कवर किया होगा जब वो मुख्यमंत्री से गवर्नर और सारी चीज़ें देखी हैं। इन लोगों को आपने देखा है, तो मैंने इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि उन लोगों के दौर में और आज के दौर के नेताओं में आप क्या अंतर पाते हैं? बहुत अंतर है। देखो, हम 25 साल हो गए। पहली बात तो कि 20 साल पहले जब हम थे, 20 साल पहले, तो इन नेताओं का, चंद्रशेखर जी का, वीपी सिंह जी का, लालू यादव का, मुलायम सिंह का, ये सारे जो नेता थे वो हमसे पीढ़ी आगे थे। ठीक है, तो एक एज डिफरेंस भी था, तो हमारे संस्मरण तो उन्हीं नेताओं के साथ रहेंगे जिनको हमने कवर किया है, जिनसे हम मिले ही नहीं हैं, जिनको हम जानते ही नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कि आज के
बीजेपी के ज़्यादा बड़े नेताओं से हमारी कभी मुलाकात नहीं, तो हमारे संस्मरण क्या होंगे? हमारे संस्मरण कल्याण सिंह जी से हमारी मुलाकात है, उनके यहाँ हम आए गए हैं 10-5 बार, उनका 10-5 बार इंटरव्यू किए, तो उनके व्यवहार के बारे में हम बता सकते हैं कि बहुत ही प्रभावी शख्सियत के आदमी थे, प्रभावशाली थे। मुलायम सिंह यादव के बारे में बता सकते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी हमारी बीट थी। कम्युनिस्ट नेताओं के बारे में बता सकते हैं क्योंकि वो हमारी बीट रही, हमने 10 साल तक उसको कवर किया, 15 साल तक। दिल्ली में एक प्रमुख चैनल का जी न्यूज़ का मैं संवाददाता था 1 दशक तक इन्हीं बीट्स का। तो उन्हीं नेताओं के यहाँ मैं जाऊँगा ना। कांग्रेस मेरी बीट थी नहीं, कांग्रेस बहुत बाद में हुई और 1-8 साल बस एक तरह से मानो नहीं थी। बीजेपी कभी मेरी बीट ही नहीं रही, तो बीजेपी नेताओं से ऐसे मिलना नहीं हुआ। यूपी का कोई नेता अगर बीजेपी का, जैसे कल्याण सिंह जी, तो उन लोगों के यहाँ मैं जाता था। तो उन लोगों के साथ आप जिसके साथ शेयर किए हो वक्त, तो उसी की मेमोरीज रह जाती। तो आपकी वो मेमोरीज में अब जब आप नेताओं से मिलते हैं, क्योंकि जैसे अब के जो नेता हैं और उनको देखते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो पहले एक्सेस था नेताओं तक, बहुत आसानी के साथ हम लोग चंद्रशेखर जी के घर गए, छोटा वाला गेट खोले, ऑफिस में गए, पूछे है, अगर वो खाली है तो उन्होंने तुरंत पीए ने फ़ोन कर दिया कि फला आए तो भेज दो, गए बैठ गए। जब आप थोड़ा सा और मुंह लग जाते तो सीधे चले जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमारे ज़िले के थे अमर सिंह जी, हमारा गांव उनके बगल में था, तो हम बाद के दिनों में उनका गेट खोले और धड़धड़ाते हुए पहुंच गए उनसे मिलने के लिए। तो बाद में ऐसा हो जाता। फिर एक समय आता है कि स्टाफ सिक्योरिटी के लोग आपको पहचानते हैं। नेता भले ना मिले, बिजी हो, लेकिन आपको बैठाते हैं इज्जत से, आपको चाय पिलाते हैं और अंदर भी बता देते हैं। सिक्योरिटी वाले लोग ही हम लोगों को बता देते थे कि आप यहाँ आइए, नेताजी यहाँ हैं, अगर हम खोज रहे हैं तो ऐसे ही तो रिपोर्टर को पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? तो अब उन लोगों के साथ हमारे संस्मरण इसलिए है कि हमने उनको कवर किया लंबे समय तक और एक्सेस था। और उस समय के नेता माइक पे भले ना बात करें, लेकिन वो अब के नेता भी करते होंगे जिसका एक्सेस होगा। मैं तो 10-12 साल से नेताओं के यहाँ ना जाता हूँ, न मेरी कोई बीट है, तो करते होंगे। तो उन पत्रकारों के पास उनके संस्मरण होंगे जिनके पास, लेकिन अब सिक्योरिटी और नेताओं का पत्रकारों के प्रति वो व्यवहार भी नहीं है और पत्रकारों में वो धार भी नहीं है। क्योंकि जब आप अमर सिंह की बात करते हैं तो एक समय ऐसा था जब यूपीए की सरकार आई थी और समाजवादी पार्टी इम्पोर्टेंस रखती थी, क्योंकि अमर सिंह बहुत चीज़ें मैनेज करते थे समाजवादी पार्टी के लिए। और आपने कहा कि अमर सिंह आपके ज़िले के थे, तो आपसे मिलना, अमर सिंह से कोऑर्डिनेट करना एक पत्रकार के लिए बहुत रिस्की होता था। वो कब क्या बोल दें किसी को पता नहीं होता था। वो कभी गुस्सा हो जाए, कभी प्यार से बात करे, कुछ नहीं। कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि आप अमर सिंह जी से मिलने गए हैं किसी चीज़ पे और वो एकदम उखड़ गए या फिर एकदम ही अजीब सा कुछ बिहेव किया, या ऐसा कोई वाक्या जो आपको अमर सिंह जी की अभी भी याद है कि बहुत अच्छे से मैं ये कवर करने गया था और ये हुआ? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी उखड़े थे और अमर सिंह ऐसा उखड़ते नहीं थे। जवाब देने में उनको कैमरे पर आपको लगे, लेकिन उखड़ने वाली उनकी शख्सियत थी ही नहीं। तो वो तो अपने तरह के अलग ही आदमी थे ना। हमारे तो जिले के थे और वो अलग ही आदमी थे, मतलब हर तरह से अलग थे। तो मेरी एक दूरी उनसे हमेशा पूरी ज़िंदगी बनी रही, बजाय इसके कि आना जाना मेरा बहुत था, लेकिन मैं एक दूरी हमेशा मेंटेन करके रखा। वो उनके परिवार वाले भी, उनके करीबी लोग भी जानते हैं कि वो दूरी मैंने कभी उस सीमा का अतिक्रमण नहीं किया। और जिसकी वजह से अमर सिंह के करीब बहुत लोग जाते थे, वो सब मैंने कभी उसको क्या कहा जाए, उसका साया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। लेकिन अमर सिंह बहुत मज़ेदार शख्सियत थे, ऐसी बात नहीं है। कोई देखिए जो जहाँ है वो उस लायक है, कोई ऐसे वहाँ तक नहीं पहुँच जाता। अमर सिंह की बहुत सारी कहानियाँ हैं और बहुत ही उस्ताद आदमी थे। और उनकी बुराइयों में अब जो दुनिया में नहीं, उसकी बुराई क्या करें, मगर ये था कि अगर वो किसी के लिए इतना भी करते थे ना, तो उसके जाने के तुरंत बाद उसको इतना बता देते थे। और बिना बताए आज तक उन्होंने ज़िंदगी में किसी पर एहसान किया तो उसका प्रचार भी खूब किया। तुरंत ही अच्छा, वो नेकी कर और प्रचार कर वाले इसमें विश्वास रखते थे। हाँ, हमेशा।
तो आप जब कभी नेताओं से मिलते थे तो ऑफ कैमरा क्या बात होती थी? राजनीति, पर्सनल लाइफ, क्या बात होती थी? नहीं, पर्सनल लाइफ क्या बात हो, देखो नेता रिपोर्टर, पॉलिटिकल रिपोर्टर से सिर्फ ये जानना चाहता है कि वहां गए थे, वहां क्या बात हो रही थी। मुद्दा क्लियर है। सीधी सी बात। आप किसी बड़े नेता का इंटरव्यू करिए, उससे मिलने जाइए। मैंने तो इंटरव्यू के लिए ही मैं गया हूँ। आप इंटरव्यू करके निकलेंगे, टीवी पे इंटरव्यू चलेगा, तुरंत ही उसी पार्टी का, उसी कद का नेता आपको फोन, वो या उसका आदमी फोन करके पूछेगा कि और क्या क्या कह रहे थे, और बताइए क्या क्या कह रहे। उसे इससे इंटरेस्ट नहीं है कि आपने क्या इंटरव्यू किया, क्या स्टोरी की। उसे ये इंटरेस्ट है कि वो नेता उसके बारे में या पार्टी के बारे में या और लोगों के बारे में क्या कह रहा था। तो एक तरह से टोह लेना, पत्रकार जाता है नेता की टोह लेना, और नेता पत्रकार से दूसरे नेताओं की टोह लेता रहता है कि उधर क्या चल रहा है। म्यूचुअल एक्सचेंज चल रहा होता है। तो वो इंफॉर्मेशन का यही तरीका भी है ना भाई। आप किसी के बारे में जानकारी किसी के थ्रू ही लेंगे। तो वो पत्रकार है तो 4 नेताओं के यहाँ जाता है तो उसको 4 जगह की बात पता है। आप किसी को भेज के पता कैसे करवा पाएंगे? तो मुझे ऐसा लगता है नेताओं का इंटरेस्ट ये जानने में रहता है कि दूसरे नेता क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे। मैं एक वाक्य आपको याद दिलाता हूँ। 2012 का विधानसभा का चुनाव था, उत्तर प्रदेश का। मतगणना शुरू हो चुकी थी, सपा की सरकार आ रही थी, ये दिखने लगा था। आप लखनऊ में सपा कार्यालय, मुख्यालय पे थे, मैं भी वहीं था। और थोड़ी देर बाद जब मुलायम सिंह आने वाले थे तो उनका काफिला आने वाला था, तो सपा के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। आपने अपने कद काठी का फायदा उठाते हुए आप अंदर चले गए और नेताजी ने आपको देख लिया और नेताजी ने आपको इशारा करके अंदर अपने साथ ले गए। ये नज़ारा मैंने वहाँ गेट तक ही देख पाया, क्योंकि अब बाहर रुके हुए थे। ये एक्सेस जो था ना, ये बहुत कम रिपोर्टर्स के पास होता है कि नेता उनको देख ले तो उनसे मिले बिना रहा नहीं जाता उनको। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने आपको कई बार देखा कि कई बड़े नेता जो अगर आपको देख लेते थे, आज से जब आप रिपोर्टिंग में आया करते थे, तो आपसे मिले बिना जाते नहीं थे। तो ऐसे कौन कौन से नेता होते थे? जैसे मुलायम जी का मैंने जिक्र किया कि उन्होंने, नेताजी ने खुद आपको ले गए अंदर। नहीं, वो ले नहीं गए। आप भीड़ में आप लोगों ने गलत समझा, चूंकि अखिलेश यादव का पहला इंटरव्यू मैंने किया। हाँ, तो वो कैसे हुआ सर, आप बताइए, बिना नेताजी के चाहे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, वो इंटरव्यू मैंने पहला किया। और मैं देखिए झूठ नहीं बोलता, सब मैं सच बात बोलता हूँ। झूठ बोलने में याद रखना पड़ता है कि कब कहाँ बोला था, इसलिए मैं आपको सच बोल रहा हूँ। और इस सच की तहकीकात एक ऐसे आदमी का नाम लेके कर रहा हूँ कि आप उससे कर सकते। वो बहुत भीड़ थी, और अब एक बड़े चैनलों के तो बड़े लोचे हैं। बड़े चैनलों की टीम जब इलेक्शन कवरेज करने जाती है तो जैसे लगता है कि वो सेना लेके जा रहे हैं और सामने वाले चैनल के लोगों को एकदम धूल धूसरित करके ख़त्म कर देंगे। 21 टीम, 22 टीम, हम जहाज से जा रहे हैं, हम इससे जा रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, क्या क्या चलता रहता है। तो मैं जी न्यूज़ में था उस वक्त, और हम वहाँ गए थे और 2 रिपोर्टर हम शायद यहाँ से गए थे और 2-3 हमारे वहाँ के 5 लोग थे। और जो बड़े बड़े चैनल हैं इन्होंने अब एक रात पहले से ही हल्ला करना शुरू कर दिया, इतनी बड़ी टीम और इतने ये तो वो तो फलां चेहरे। तो एक आप साइकोलॉजिकली एक प्रेशर में आ जाते हैं। उस समय की बात है। तो हम पे ये दबाव था, चूंकि समाजवादी पार्टी हमारी बीट थी 10 साल से, और ये सबको मालूम था, एग्जिट पोल में भी आ गया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। हम पे ये दबाव था, मतलब किसी ने डाला नहीं था, हम पे खुद देख के लग रहा था कि यार हम पीछे न रह जाएं, हमारा कुछ हो न जाए। खुद की बीट है, खुद की बीट है और बड़ा दिन है। और उसमें बड़ा दिन में क्या था, तो मैं अच्छी जानकारी समाजवादी पार्टी की तब भी रखता था और अब भी रखता हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह है कि एक बहुत लंबे समय तक वहाँ के वरिष्ठ नेताओं से मेरे संपर्क हैं और सरकारें आई गई, लेकिन मेरे ऊपर कभी कोई नेता किसी तरह का कोई एहसान किसी का मेरे ऊपर नहीं है, किसी तरह का कोई एहसान नहीं है। समाजवादी पार्टी का हो चाहे बसपा, किसी नेता का, कोई नेता आपको सार्वजनिक में, मतलब चुनौती देता हूं कि कोई कह दे कि मैंने राजीव रंजन के लिए ये किया है। जैसे वो अमर सिंह कभी गिनाया करते थे, वैसा नहीं कोई कह सकता। वो खुद भी नहीं कह सकता, कभी नहीं। इस बात का मुझे एहसास था। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि
इतना प्रेशर पे जो आप लोगों ने देखा था वाकया, चूंकि समाजवादी पार्टी के दफ्तर का सिस्टम हम जानते हैं, जब भीड़ आई तो मैं भी वहीं खड़ा था जहां आप लोग खड़े थे सैकड़ों, और उस भीड़ और काफिले को देख के मैं समझ गया यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप लोगों को लगा कि मैं उधर से अंदर गया, लेकिन मैं उधर से अंदर नहीं गया। उस भीड़ से अलग मैं अपने कैमरामैन को लेके समाजवादी पार्टी के पिछले हिस्से की तरफ गया। वहां एक दरवाजा है जो खुला रहता था, उस दिन लकली खुला था। राहुल श्रीवास्तव जी एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं, सीनियर हैं हमसे, अब नहीं है। वो एनडीटीवी में उस वक्त थे, और राहुल श्रीवास्तव जी का अखिलेश यादव से, मुलायम सिंह से और यूपी के तकरीबन सारे नेताओं से बहुत ही अच्छा रिश्ता है। उनका एक्सेस बहुत है, उसमें हम लोग कहीं नहीं ठहरते। राहुल श्रीवास्तव जी अपने कैमरामैन को लेके वो घुसे और मैं घुसा, और अंदर घुस के हमने कुंडी बंद कर दी। अच्छा। यानी पार्टी दफ्तर में हम सिर्फ 2 लोग, ठीक है। अब हुआ क्या हुआ, उधर से मुलायम सिंह यादव तो अपने कमरे में चले गए, अखिलेश इधर आ गए, तो हम लोगों ने इशारा किया, वो आ गए। अच्छा, उससे पहले ही हमने खबर ब्रेक की थी जी न्यूज पे कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, इस बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। तो अखिलेश ने मुझको देखते ही कहा कि वो खबर हटा दो, हटा दो। वो नहीं चाहते थे कि पूरा रिजल्ट आने तक, और ये नहीं तो बवाल होगा ही। मैंने कहा वो तो चल रही है, कोई बात नहीं। तो राहुल, उन्होंने कहा अच्छा जल्दी जल्दी करो। तो राहुल श्रीवास्तव ने पहला इंटरव्यू किया 8 से 10 मिनट का। आज पहली बार ये सच्चाई बता रहा हूं जो हुआ था, और राहुल श्रीवास्तव जी का नाम लेके कह रहा हूं, इसलिए वो, आप ये पॉडकास्ट अगर वो देखेंगे तो वो इस बात को बताएंगे। वो 8-10 मिनट का इंटरव्यू उन्होंने किया, 8-10 मिनट का इंटरव्यू मैंने किया। लेकिन आप जानते हैं, तकदीर के आगे किसी का बस नहीं चलता। राहुल श्रीवास्तव जी को कैमरामैन से टेप मांगा कि टेप दे दो। उनके हाथ में भी एक टेप था। वो दोनों मिक्सअप हो गया उनका टेप। बाहर जिस आदमी को उन्होंने टेप दिया वो प्लेन टेप था। उन्होंने कहा जल्दी से इसको ओबी में डाल दो, इसको चला दो। वो ओबी, और मैं अपना टेप लेके, भाई हम तो जूनियर आदमी थे और हम इतना रिस्क ले नहीं सकते थे, और आज भी हम इतना रिस्क लेते नहीं। हम अपना टेप अपने हाथ में लिए और भागे दौड़े, और हमने तुरंत लगाया। एनडीटीवी के लोग तो मतलब क्या उसका दौर अलग था उस समय। हाँ, वो रिपोर्टर, वो लोग क्या थे। अब वो जा रहे हैं ओबी में दौड़ करके टेप लगाने, उन्होंने भेज दिया किसी से कहा, और दरअसल वो कैमरामैन को लेके अंदर रह गए। वो मुलायम सिंह यादव का भी इंटरव्यू करना, वहाँ सब अंदर बैठे थे और वो अकेले अंदर थे। मेरा पूरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। मुझे उस वक्त 102 डिग्री बुखार था। अखिलेश यादव का वो इंटरव्यू मैं पाया, मैं समझ गया कि अब इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और मुझे राहुल श्रीवास्तव से पहले चलाना है। और ये तो गारंटी है, उस समय के एनडीटीवी और जी न्यूज़ के रिपोर्टर के पास एक ही प्रॉपर्टी होती तो जी न्यूज़ पे पहले चलती, एनडीटीवी पे बाद में चलती, क्योंकि वहाँ स्पीड इसी हिसाब से थी। तो हम लेके गए, हमने ओबी वैन में टेप लगाया और तुरंत पीसीआर में फ़ोन किया। हमारे जो बॉस उस वक्त थे आउटपुट में, उनको फ़ोन किया, वो पीसीआर में ही बैठे थे। मैंने कहा सर ये लाइव प्ले कर रहा हूँ लखनऊ ओबी से, आप देखिए क्या है। पहले उनको नहीं बताया। उन्होंने कहा अच्छा रुको। तो एंकर को उन्होंने बोला कि सीधे चलते लखनऊ चलते ओबी पे, और मैंने प्ले किया। और जैसे ही अखिलेश यादव आया वैसे ही पीसीआर में लोग ताली बजाने लगे। मेरा इंटरव्यू चल गया। एक बार चला, 2 बार चला, तब तक एनडीटीवी में हड़कंप मच गया कि अखिलेश ने इंटरव्यू दे दिया, अखिलेश ने। तो राहुल ने कहा हमने तो कब का भेजा हुआ है। अच्छा, हम ऑफिस फोन करके पूछ रहे हैं और किस पे चल रहा है। हम ये कैसे कहें कि हमसे पहले एनडीटीवी का हुआ है और राहुल श्रीवास्तव जी ने कर लिया है। हमको तो मालूम था कि हम दूसरे थे, तो हमको ये इंटरेस्ट था जानने का कि राहुल जी का क्यों नहीं चल रहा है। तो हम ये ना कहें कि एनडीटीवी देखो, हम ये बोलते थे और किसका चल रहा है। भाई ऑफिस में तो आपको मालूम है सबकी मॉनिटरिंग है। नहीं, और किसी का नहीं चल रहा है। 3 बार चल रहा है, 3 बार 4 बार वाटर मार्क डाल के 5 बार। अच्छा, वहीं पे बड़ी सी स्क्रीन हमारी लगी हुई थी, गेट के पास लगी, गेट के पास, आपको याद होगा। उस पे इंटरव्यू मेरा चलने लगा। पूरे लोग जी न्यूज़ को ही घेर करके, उनको लगे कि बस अभी
होता क्या है, आम आदमी को थोड़ी नहीं, उसको तो ये पता कि नेताजी सामने दिख रहे हैं। उसने उसको तो लगा कि यार ये राजीव रंजन ने इंटरव्यू का, लग रहा है अखिलेश यादव से बड़ा तगड़ा सेटिंग है यार, यही को पकड़ो, है कि नहीं। वो भले अखिलेश यादव का मेरे पास मोबाइल नंबर आज तक नहीं है, मेरी उनकी फोन पर आज तक कभी बात नहीं हुई है, सामने जरूर टकरा और मैंने इंटरव्यू उनके किए हैं 25। अच्छा। और जहां भी सामने मिल जाते मैं कर लेता हूं, और मैं उनका बहुत, आपके पॉडकास्ट में उनका बहुत सम्मान के साथ धन्यवाद करता हूं कि आज तक सार्वजनिक स्थल पर, अपनी रैली में, कहीं भी वो मिले हैं। अगर मैंने उनसे आग्रह किया कि मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूं, 5 मिनट, तो उन्होंने मुझे कभी ना नहीं कहा। और मैंने आज तक फोन से उनका कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया, कभी कोई इंटरव्यू के लिए बात नहीं की, न मेरे पास उनका कोई फोन नंबर है, लेकिन उस न मेरे साथ आज तक अखिलेश यादव की फोन पर कभी कोई बातचीत हुई। लेकिन सर उस दिन को हीरो तो आप ही थे ना, लोग तो मान गए कि अखिलेश के करीबी आप ही हैं। वो तो मान गया, अभी तक मानते तो मानने दो, क्या करेगा भाई। अब मैंने आपको असलियत बता दी, अब तकदीर के आगे क्या है। उसके बाद मैंने आपसे रास्ता पूछा तो आपने कहा छत से जाओ, दरवाजा खुला, वहीं से लिफ्ट उतरेगी नीचे और सामने खुलेगा दरवाजा। नहीं, वो बात फिर फैल गई ना। जब मेरा इंटरव्यू चल गया तो बहुत बवाल हो गया, बाकी चैनल के लोग बहुत बवाल करने लगे। अच्छा, मुझसे ज़्यादा एक्सेस मैं लखनऊ का तो हूँ नहीं, अखिलेश जी के यहाँ और मुलायम सिंह जी के यहाँ मुझसे ज़्यादा एक्सेस बहुत पत्रकारों का था। वो रोज़ जाने वाले थे, रोज़ पीसी कवर कर रहे। उन लोग नाराज़ हो गए कि ये क्या तरीका है, आप एक आदमी को दे दिए। नहीं, वो लाइन हो जा करती थी कि दिल्ली से आए लोगों को आपने दे दिया। हाँ, दिल्ली से आए लोगों को दे दिया, बुला के दे दिया, ये तरीका गलत है। अब उनको क्या मालूम कि हम चोर रास्ते से दोनों घुसे थे। अखिलेश यादव ने हमें बुलाया थोड़ी था। अखिलेश यादव के किसी आदमी ने ये थोड़ी कहा था पीछे का हम दरवाजा खोल दे रहे, आ जाओ। वो तो हमारा उस वक्त का दिमाग था। और राहुल जी का, हम लोग गए, हमारा तो दूसरा इंटरव्यू था। राहुल जी का इंटरव्यू चला हमारा 4-5 बार चल जाने के बाद, 6 बार। ऐसा कोई और नेताओं का हुआ कि जब आप गए तो थे बस यूं ही मिलने, लेकिन एक्सक्लूसिव हो गया उस दिन का, सुपर एक्सक्लूसिव हो गया? नहीं, ऐसे तो कई बार हो जाता है। देखिए, खबरें, जब मैं आपको बताऊं, ईटीवी में नया मैं रिपोर्टर आया था, 2003 का इलेक्शन हो रहा था। इनके सिंह सर हमारे बॉस थे। 4 राज्यों में या 3 राज्यों में चुनाव हो रहा था। ईटीवी रीजनल चैनल था, तो चुनाव आयोग में मेरी सेटिंग थी। सेटिंग मतलब एक रिपोर्टर का जो खबरों का लेना सोर्स होता है। हाँ। मैं शाम को आया तो ऑफिस, तो अच्छा, मेरा क्या, मैं घुमंतू आदमी हूँ, कभी शिफ्ट पे टाइम पे आना जाना मुझे पसंद नहीं था। तो शाम को आया तो इनके सर पूछे कि कहाँ थे, क्या थे, तो अपना इधर उधर की गोली देने लगा मैं। तो वो बोले कि तुम्हारा बीट है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्डर आया, पढ़े हो? हम कहे नहीं सर, हम तो नहीं पढ़े। कह रहे डायरेक्शन आया है कि टीवी पर पॉलिटिकल पार्टीज के विज्ञापन नहीं छपे चलेंगे मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान। तो बताओ, मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ में भी है, दिल्ली में, राजस्थान में है, एक और कोई दिल्ली था 2003 में। 3 में दिल्ली ईटीवी नहीं था ना। हाँ, राजस्थान में था और मध्य प्रदेश और झारखंड में था। ये दोनों स्टेट का चैनल था, ईटीवी राजस्थान, ईटीवी मध्य प्रदेश। तो अच्छा, उसमें इलेक्शन कमीशन का आया है डायरेक्शन, तो उसमें हम क्या करें, है कि नहीं। वो तो चुनाव प्रचार से जुड़ी चीज़ें थी। खैर, तो हमने बोला अच्छा सर, तो चूंकि हमको खबर ही नहीं मालूम थी, हमने देखा नहीं था, तो हमने वहाँ से निकल के, तो वो आपस में वहाँ ईटीवी मैनेजमेंट से बात कर रहे थे कि ये तो बड़ा गलत टाइप का डिसीजन है, ये तो वो है। तो मैंने अपना जो सोर्स था उनको फ़ोन किया, जोशी जी को एक थे। मैंने कहा सर, ये आप हमको बताए नहीं क्या है, और डांट पड़ गई कि क्या है, ऐड रुकवा रहे हैं, क्या है, कैसे। कह रहे यार वो गलत चला गया। हमको क्या गलत चला गया? कहे वो इन्फॉर्मेशन ही गलत चली गई, प्रेस रिलीज गलत चली गई, कल उसको हम रिट्रैक्ट करेंगे। हाँ। हमको क्या मतलब? अरे पूरे चैनलों में हड़कंप मचा, आप कह रहे हैं कि गलत हो गया। तो कह रहे अरे यार, हम बता रहे हैं तुम आना 4 बजे नया, हम तुमको देंगे। अभी इस पर बहुत बवाल हो चुका। अब मैंने जो है जा करके बड़े उत्साह में इनके सिंह सर से कहा कि सर वो जो इलेक्शन कमीशन है वो गलत है। क्या गलत है? हम कहा
तो बोले कि गलत है तो ऐड चले चैनल पे। हम कहे हाँ चलवाइए, क्या है। अगर नोटिस इलेक्शन कमीशन चैनल बंद करेगा तो तुम बताओगे। अभी कल के तुम्हारा तो जब गुस्सा होते थे तो कैसे बोलते थे। कल तुम्हारे जैसे कितने रिपोर्टर आए गए, ये वो। खैर उनको हम लोग पिता तुल्य मानते हैं, सर झुका के खड़े रहे। अब बोलने का तो मैं भी बोल दिया। फिर मैंने फ़ोन किया जोशी जी को, इंफॉर्मेशन में थे कि अरे सर फंस गए, हमारी नौकरियों चली जाएगी। 2003 की बात है। तो उन्होंने कहा कि अरे यार राजीव तुम मस्त रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम आना कल 4 बजे, तुमको देंगे, बता रहे हैं ना गलत है। तो अब हमने कहा यार 2 बार बात हो गई। अगले दिन सुबह मैं ऑफिस पहुंचा, इनके सर सब अखबार लेके बैठे हुए थे अपने चैम्बर पे, और सबकी फर्स्ट पेज में हेडलाइन में था। हम बोले सुनो ये देखो टाइम्स ऑफ इंडिया देखो, इंडियन एक्सप्रेस देखो, ट्रिब्यून देखो, पाइनियर देखो, ये देखो, वो हिंदुस्तान टाइम्स देखो, नवभारत टाइम्स, सबके फ्रंट पेज पर है, और तुम कह रहे हो कि ये गलत है। मैंने कहा ये सब गलत छापे हैं, इनको कल छापना पड़ेगा दूसरा, आज 4 बजे मिलेगा दूसरा। ठीक है। अब वो एकदम हत्थे से उखड़ गए। अब वो समझ लो कि उनके हाथ में पेपर वेट था, अब वो चला ही नहीं, बस ये बहुत गुस्सा हो गया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा दिमाग ठीक है। हमने कहा हाँ सर। उन्होंने कहा कि अच्छा, हर्षा जी थे, अब इस दुनिया में नहीं है, न्यूज़ कोऑर्डिनेटर, उनको बुलाया उन्होंने कहा हर्षा इसको कहीं जाने नहीं देना आज, और इसको 3 बजे आप गाड़ी दीजिएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा, 4 बजे जाके ले आएगा। और हमको बोले कि अगर नहीं लाए तुम नया वाला रिलीज और अगर यही रिलीज सही साबित हुई तो तुमको मैं आज ही 4:30 बजे सैक कर दूंगा। और मैंने कहा सर अगर मेरी सही हो गई खबर तब? तो बोले तुम्हारी 1,500 या 1,200 रुपये तनख्वाह बढ़ा दूंगा। अच्छा, तो 2003 में बड़ी अमाउंट थी। नहीं, ई टीवी में 300-500 से ऊपर इंक्रीमेंट ही नहीं होता था उस समय। तब 4 गुना मतलब आपको वो ईयरली। फिर मेरे सामने उन्होंने जीएम साहब को फोन लगाया हैदराबाद, उन्होंने इस शर्त के बारे में उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि यार वो रिपोर्टर भी तो गजब है, कल से आड़ा हुआ है, चलिए आपने कह दिया तो कर देंगे, क्या है, इतनी बड़ी कंपनी थी, उसके लिए क्या है। हुआ वही, मैं 4 बजे गया, मुझे नया ऑर्डर मिला, मैं ऑर्डर लेके आया, इनके सर को दिखाया, वो बहुत ही खुश हुए। बहुत ही खुश का मतलब वो तब से खुशी चल रहे हैं आज तक। लेकिन उस 4:30 बजे तक आपकी नौकरी भी नहीं गई उस ऑर्डर की वजह से। हाँ, नौकरी नहीं गई, लेकिन मेरा जो प्रभाव इनके सर पर पड़ा एक रिपोर्टर के तौर पर, तो मैंने क्या कहा, वो उस दिन से आज तक खुशी रहते हैं मुझसे। अब पैसे बढ़ाए कि नहीं? फिर पैसे तुरंत हो गया आपका? हाँ, तुरंत का तुरंत पैसे भी बढ़ गए, और मेरा जो काम करने का तरीका था, मुझे रोकना टोकना भी लोगों ने छोड़ दिया। मैं इनके सर का नाम ले करके धीरे से उन लोगों को घेर में ले लेता था कि मैं एक कागज़ के चक्कर में आया हूँ, एक स्टोरी के चक्कर में आया हूँ। मुझे कोई बोलता भी नहीं था, इधर उधर घूमता रहता था। अच्छा, ये भी बात है कि महीने में 1 आध कागज़ में निकाल भी देता था। अच्छा, ले ही आते थे आप स्टोरी ढूंढ? हाँ, निश्चित ले जाके मैं दिखा देता था कि ये कागज़ निकाल ले आओ, बोलिए करना है नहीं करना। कागज़ निकालने में बहुत मास्टर आदमी हूँ मैं, अभी भी निकाल दूँ, लेकिन अब स्टोरी नहीं, अब माहौल चलता है सिर्फ। सर ये बताइए कि जब कभी आप ऐसे रिपोर्टिंग में जाया करते थे, जब यूपीए का दौर था, लेफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी, और लेफ्ट के नेताओं को पकड़ के रोक के इंटरव्यू करना बहुत मुश्किल था उन दिनों। सीताराम येचुरी को अगर आप जानते भी हैं तो उनको रोक के इंटरव्यू नहीं कर सकते आप, मतलब। लेकिन वो तो बहुत ही अच्छे आदमी थे, सिंपल आदमी थे। तो कभी मुश्किल पेश आई, ऐसा कोई केस आपको याद है जब आपने किसी नेता को जानते हैं, बात भी की है, लेकिन वो रुके नहीं रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं? अरे कितनी सैकड़ों बार अपमान सहे यार, डांट दिया, भगा दिया। पत्रकार के लिए तो ये बहुत साधारण बात है, बेहया ना हो तो पत्रकार क्या है। अगर आप बेहया नहीं है तो आप पत्रकार अच्छे नहीं माने जाएं, क्योंकि ये तो काम ही है ऐसा। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, पता नहीं क्या हुआ, यूसुफ अंसारी जी न्यूज़ में ब्यूरो चीफ थे,
बड़े चैनल में, जो सबसे बड़ा चैनल है, सबसे तेज, उस पे खबर अभी धर्मेंद्र जी की जैसे चली थी वैसे ही चल गई के.आर. नारायणन जी की, जो राष्ट्रपति थे। हाँ, तो उनके निधन की खबर चल गई। और I.K. गुजराल साहब उनके समय में प्रधानमंत्री थे। एक उनके बड़े संवाददाता, उन्होंने जाके उनको एक खबर बता कि उनका 1-to-1 कर लिया I.K. गुजराल साहब ने। और उस चैनल पे पहले खबर चली, उसके बाद इंटरव्यू चल गया। और देखो, मेरी तकदीर कि मैं शिवराज पाटिल के घर गृह मंत्री थे, उनके यहाँ था। वहाँ वो बाइट कुछ रिपोर्टर, तब तक यूसुफ अंसारी जी का फ़ोन आया, कहाँ हो? तो मैंने बोला कि शिवराज पाटिल जी का पीसी थी या बाइट होकर मैं निकल रहा हूँ। बोले उन्हीं के घर के सामने I.K. गुजराल का घर है, तुम वहीं हो? वो के.आर. नारायणन साहब, वो राष्ट्रपति जी का निधन हो गया, पूर्व राष्ट्रपति जी। हाँ, पूर्व उनका निधन हो गया। तो उनके समय प्रधानमंत्री गुजराल साहब थे, वो इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी एक चैनल पे चला है, फलां ने किया, तुम भी एक ले लो 2-3 मिनट का, अपना चल जाएगा। अच्छा, मेरा मरने के बाद और ये सब इंटरव्यू लेना, इसमें आदमी पूछेगा, मेरा तो कोई बहुत है, लेकिन तब भी अब भाई ऊपर से आदेश था तो गए। अब जैसे हम घुसे वैसे ही गुजराल साहब गाड़ी में बैठने के लिए निकल रहे थे। मैंने दूर से कहा, सर नमस्ते। उन्होंने दूरी से, बुजुर्ग आदमी थे, कहे खबरदार। मैंने सोचा खबरदार। अब उसके बाद मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा सर 1 मिनट, वो क्या ना, अरे उन्होंने खूब तेज, मेरे पर जितना उस उम्र में वो चिल्ला सकते थे चिल्लाए। उनसे बुजुर्ग उनके पीए थे, वो दोनों, समझ लो, उन्होंने हमें मारा नहीं। अच्छा, हमारे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या भाई, मरने पर हम पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर हम आपका शोक संदेश लेने आए, संवेदना और उनके बारे में। तो ये दोनों हम पे क्यों चिल्ला रहे हैं? अच्छा, वो गुजराल साहब की इतनी सिक्योरिटी नहीं, अब उनका पूरा स्टाफ और इधर से हम सर कर रहे हैं, वो एकदम गुस्सा हो रहे हैं। तो फिर जब वो गाड़ी में बैठे चले गए, तो बाद में वहाँ जो और स्टाफ था, मैंने कहा अरे यार, ये इतना तो कभी गुजराल कहे, अरे यार आप लोग मजाक बनाते टीवी वाले यार, हैं? अभी उन्होंने दे दिया, एक चैनल आया था, उसने उनका इंटरव्यू भी चला दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आ गया कि अभी जिंदा है और आप आए थे इंटरव्यू करने, और वो गए हैं उनको देखने, और जा रहे थे देखने, आप उनका गेट रोक रहे हैं कि तुम मर गए, थोड़ा दीजिए इंटरव्यू। तो टीवी में ऐसे काम होता है। अरे ऊपर वाले का शुक्र, नहीं तो मैंने भी इंटरव्यू समझो कर ही लिया था। अरे मुझे क्या मालूम, मैं तो फील्ड में हूँ, मैंने सच बात बता दी, नाम लेके बता दिया, उन्होंने फ़ोन किया ऐसा। अच्छा, उन्होंने टीवी पर देखा, भाई दे दिया इंटरव्यू, तो तुम भी कर लो, वहीं हो। वो भी देख के ही बता रहे थे आपको? हाँ, वो देख के बता, ऐसे टीवी का काम है। ये एक किस्सा आपको लेकर ना, जैसे हम लोग रिपोर्टर्स के बीच में चर्चा होती थी कि राजीव रंजन जी से स्टोरी आइडिया निकलवाना बहुत मुश्किल था। मतलब? तो आपसे माहौल देख के स्टोरी निकलवाना पड़ता था। शाम तक जो है आप कोई टटोलते 8 बज जाते थे, 9 बज जाते थे, स्टोरी आइडिया नहीं ले पाता था कोई। मुझे सबसे फेक टेलीविजन में आज तक यही काम लगा, जो हर शाम इनपुट के लोग रिपोर्टरों से कहते थे स्टोरी आइडिया बताओ। अरे यार, दुनिया में ऐसा कौन आदमी है जो रोज आइडिया देगा? और देगा इसका मतलब वो 1 नंबर का झूठा है, वो कभी नहीं करेगा। रोज तो स्टोरी का आइडिया नहीं आ सकता। इवेंट आप रोज बता सकते, ये हो रहा, उसमें हम देखेंगे कुछ। आप स्टोरी आइडिया रोज कैसे कर सकते हैं? कभी नहीं। आप रोज कहानी कैसे लिख सकते हैं? अरे कोई आदमी दिमाग में सोचता है यार ये स्टोरी की जाए, इस एंगल से की जाए, रोज कैसे? तो हम भी रोज पढ़ाते रहते थे, हम इसके बहुत खिलाफ, सख्त खिलाफ थे। तो रोज हम भी ऐसा आइडिया फेंकते थे जो कभी पूरा ही नहीं हुआ। हमने जब भी टीवी में आइडिया दिया, हमारे बॉसेस सुन रहे होंगे, हमने वही आइडिया दिया जो कभी नहीं किया। और इतना घुमा के देते कि लोगों को ये लगे कि हाँ भाई देखो, ये मरने वाली खबरें जो, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कम लोगों को पता होगा। जेपी के मरने की खबर गलत चल गई और ऑल इंडिया रेडियो पे चल गई और झंडे झुक गए। बोधे ऑल इंडिया रेडियो पर जयप्रकाश नारायण के मरने की खबर गलत चल गई
और उस खबर के आधार पर प्रधानमंत्री ने शोक संदेश दे दिया, आधे झंडे झुक गए। मालूम है कैसे हुआ था? ऑल इंडिया रेडियो का या पीटीआई का संवाददाता, मुझे याद नहीं आ रहा, पीटीआई को कोट करके ऑल इंडिया रेडियो ने चलाया या ऑल इंडिया रेडियो को कोट करके पीटीआई ने चलाया, अभी मैं थोड़ा भूल रहा हूं, लेकिन एक किताब में इसका बड़ा अच्छा संस्मरण है। ऑल इंडिया रेडियो या पीटीआई का संवाददाता जेपी के कमरे के बाहर, जहां वो एडमिट थे मुंबई में, वहां था, बैठा होगा जानकारी लेने तबीयत। तो जेपी के जो सलाहकार थे वो दरवाजा खोल के निकले और वहां सिक्योरिटी और जो लोग थे उनसे उन्होंने कहा कि ऐसा है, पटना के लिए चार्टर फ्लाइट का इंतजाम करो, चार्टर्ड का, पटना जाने के लिए। आया, उनको लगा कि जेपी गए, अब इनकी डेड बॉडी के लिए कह रहे हैं। उसको क्या मालूम कि जेपी ने ये कहा कि उनकी पटना जाने की इच्छा है, वो पटना जाना चाहते हैं मुंबई से। तो आदमी कई बार कहता ना कि अस्पताल में रहने से अच्छा हम घर ही रहे, अगर घर में जो भी था। इसी आधार पर उसने भाग करके तुरंत कह दिया कि जेपी की डेथ हो गई और शव जो है उनका विमान से मुंबई से पटना ले जाया जाएगा। और आधा झंडा झुक गया, बताइए, देश का झंडा झुक गया, प्रधानमंत्री ने शोक संदेश दे दिया। तो ये सब खबरों में मुझे लगता है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी के निधन किसी तरह की कोई ऐसी खबर नहीं है जो ब्रेकिंग में चलाई जाए। अरे पूरे दिन इंतज़ार कर लो, परिवार का सबका रिएक्शन आ जाए तब नीचे चलाओ। किसी को मरने की खबर देने की क्या जल्दी है भाई, क्या जल्दी है? लेकिन रिपोर्टर पे दबाव रहता है ना। मैं आपको ऐसे बताऊं कि अपने से जुड़ा हुआ बताता हूं कि एक हास्य कलाकार एडमिट थे दिल्ली के एम्स में। वो एडमिट है और उनको क्या हुआ है ये बताने का दबाव दिया जाता है कि भाई बताओ एक्स्ट्रा बता। अब एक्स्ट्रा क्या बताऊं, जो डॉक्टर बताएगा वही बताऊंगा। अब बीपी 160 170 है तो ये थोड़ी ना कहूँगा 300 पार हो गया है, बताओ। हाँ। अब वो जीवित है लेकिन कहा जा रहा है यार वो फला चैनल चला रहा है। अब उस देखा देखी में उसको अगले को क्यों मार दूं मैं, लेकिन दबाव रहता है। तो हाँ, लेकिन इस तरह का दबाव भी अनअपेक्षित है और रिपोर्टर को भी दबाव नहीं लेना चाहिए। आपके दौर में अलग था पत्रकारिता, अब थोड़ा सा क्या नहीं, है, सोशल ऐसा नहीं, मीडिया हमारे दौर में भी बहुत नौटंकी हम लोगों ने भी की है, ऐसा कुछ नहीं है। दौर तो कभी पार्लियामेंट में जब आप कवरेज के लिए जाते थे तो कुछ 2-3 तरह के गेट नंबर 4, गेट नंबर 12 आपको याद होगा, जहाँ पे बाइट्स होती थी। तो आपका टारगेट तो सपा, क्योंकि आपकी बीट वो होती थी। या कभी ऐसा होता था कि आप किसी नेता को पकड़ने चाह रहे हैं कि आज इनको पकड़ के बाइट लेने हैं, इनका इंटरव्यू करना है, और वो हाथ ही ना आ रहे हो, मिल ही ना रहे हैं, वहाँ पे एक गेट से दूसरे गेट बाहर जा रहे हैं या उनके पीछा कर रहे हैं, नहीं मिल रहे? नहीं, मिल जाते थे, ऐसा नहीं है, नेता तो मिल ही जाते थे। और मैं ऐसा नेताओं के पीछे न तब भागा था ना अब भागता हूँ। वो नेता से, अरे खबर के पीछे भागोगे तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नेता के पीछे भागने कभी से नेता नाराज होते? हाँ, अभी भी आपसे कभी क्या आपने कोई सवाल पूछ लिया और एकदम नाराज हो गए? पप्पू यादव हाल फिलहाल में आपके एक इंटरव्यू से बहुत नाराज हो गए। नहीं, नाराज नहीं हुए थे। पप्पू यादव मस्त आदमी है। वो कैमरे पर आदमी उत्तेजक बात करता है तो इससे लोग समझते हैं कि तो बड़ा। प्रशांत किशोर भी उखड़ गए थे थोड़ा सा। कोई बात नहीं, मैंने वही सिंपल से सवाल पूछा था और देखिए जो सवाल मैंने तब पूछा जिससे उनको खराब लगा, मैंने कहा प्रशांत जी आप इतना आपने देखा होगा, मेरा तो सिंपल सवाल था कि आप हमसे ज़्यादा राजनीति जानते हैं। आज भी मैं मानता हूँ कि वो बहुत जानकार आदमी है, बहुत काबिल आदमी है, वेलकम स्टेप है उनका जैसे राजनीति में आना। वोट नहीं मिला, जो भी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैंने उनसे ये सवाल किया था कि मेरे देखने में पिछले 10 सालों से इलेक्शन बाइपोलर हो रहा है, दो ध्रुवीय, इधर या उधर, और 90-95% सीटें उन्हीं दो ध्रुवों में बढ़ जाती है। तीसरी पार्टी का स्पेस तो कहीं बचता ही नहीं है थर्ड फ्रंट का। बस यही सवाल था। तो ऐसे में आपको कैसे लगता है कि जनसुराज खड़ी होगी? फिर उनका जो स्टाइल है कि आपको क्या मालूम है, आप ही बता दीजिए, इतना परसेंट वोट तो उतना परसेंट वोट तो 22% वोट तो वो इधर आएगा तो 5% इधर का काटेंगे, 5% उधर का काटेंगे, हमारा 38% हो जाएगा, 40% हो जाएगा, हम 5-5% दोनों का काटेंगे जनसुराज। उन्होंने अपना तर्क दिया, अब नतीजे सामने है। तो पत्रकार को तो सवाल पूछना ही पड़ेगा। पप्पू यादव से जो आप बात कर रहे हैं तो मैंने तो यही पूछा था कि भाई इतना कैश बांटने का आ कहाँ से रहा है? सारा दुनिया डिजिटल पे जा रहा है, आप कैश पे भागे जा रहे हैं दनादन।
तो ये सवाल हम तो पूछना बताया, जवाब दिया उन्होंने बाद में। बोला लूट के लाया, आपको पेट में क्या दर्द है? हमने कहा लूटेंगे तो दर्द है नहीं, कहीं से लाइए, बांट रहे हैं, ये बड़ी बात है ना। एक तो विजुअल्स भी आते हैं उनके बांटते हुए, लेकिन पप्पू यादव बांट रहे हैं, बड़ी बात है। ये सेवा है। लेकिन सर ये बताइए कि कभी कोई नेता नाराज हो गया वाकई में कि नहीं आपसे दोबारा कभी बात नहीं करूंगा? ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। मैं अपनी, देखो मैंने कहा, मैंने अपनी जीवन में लक्ष्मण रेखा बना रखी है, हर रिश्ते की, हर काम की। मैं उसका उल्लंघन नहीं करता। मुझे अपनी लिमिट पता है। ये माइक कैमरा ले करके आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे काबिल और सबसे ताकतवर, और आपके पास किसी से भी मुंह में लगा देने का अधिकार प्राप्त हो गया, तो आप बहुत गलत फहमी में, माइक हट जाती है तो फिर औकात समझ में भी आ जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमने कभी नेताओं के दौड़ करके गाड़ी के अंदर माइक नहीं लगाया, कभी हम भागे नहीं, कभी। अरे भाई, हमारा काम सवाल पूछना, कंफर्टेबली हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको जवाब देना है दीजिए, नहीं तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अब आप इतने फेमस हैं, यूट्यूब पे भी आपके चैनल पे एक आपका शो चलता है जिसको बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। तो जब राष्ट्रपति भवन में कोई बाहर के स्टेट हेड आते हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते हैं, तो एक उनके सम्मान में डिनर या लंच होता है। कभी उसमें बुलाया गया आपको कि आप आइए? क्योंकि अब तो एक दौर शुरू हो चुका है ना कि बड़े बड़े पत्रकारों को, नोन फेसेस को बुलाया जाए। नहीं, वहाँ बड़े लोग पत्रकार जाते हैं, हमारे जैसे सड़क वाला आदमी जाता है, हमारा कपड़ा लता। राष्ट्रपति भवन में आज तक अंदर में गया ही नहीं, आपको जान के अचरज होगा। गए ही नहीं आप? ना, मैंने अंदर से देखा ही एक नहीं। बार आपको जाना चाहिए वहाँ पे माहौल देखने के लिए। हम बड़े लोग जाते हैं, वो हमारे लिए जगह है, हमारे लिए चट्टी चौराहे, गली, पकौड़ी की दुकान, चाय की दुकान, हम इसी में मस्त भी हैं। नहीं, मजाक से नहीं, सीरियसली पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इतने फेमस हैं। नहीं, हम भाई फेमस वेमस हटा दीजिए, ये आपको लगता है। ये मैं अपने आप को जानता हूँ कि मैं बहुत ही साधारण आदमी हूँ, और मुझे राष्ट्रपति भवन के अंदर पैर रखने लायक हैसियत अभी मेरी नहीं है। अभी ऐसा आप मानते हैं? हाँ, इसमें कोई वो लेकिन आप देखते हैं ना, तस्वीरें ऐसे आती हैं अंदर से कि भैया फला को खुश बुलाया होते गया। हैं, लोगों को खुश देख करके आप भी हम खुश होते हैं। हम दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देख लेते हैं। अभी आप जिस चैनल में काम करते हैं, कभी दबाव महसूस करते हैं कि राजीव जी कांग्रेसी और जो आपकी उन्हें एडिटर हैं प्रसाद जी, वो एक तरह से उनका परिवार संघ की तरफ से आता है, तो कभी ऐसा दबाव होता है कि दोनों को मैनेज करके चलना है या अपनी लाइन तो चलाना है? आप ही ने बता दिया कि बैलेंस होने का सबसे अच्छा, आप ही ने बता दिया। क्या होता है सर? होता हो कर पाते हैं आप बैलेंस, या कभी दबाव आता है? सही बताइएगा। कभी राजीव जी कहते होंगे यार बहुत पेल दिया टाइप, ऐसा कुछ होता है सर? भाई, मेरे देखने में तो पिछले 10 वर्षों में शायद वो ऑफिस भी नहीं आए। अच्छा। मैं यहाँ 13 साल से हूँ, तो मुझे तो नहीं याद है कि पिछले 1 दशक में कभी वो ऑफिस आए हैं। न्यूज़ मीटिंग में कभी वो आए हो तो ऐसा 13 साल में नहीं हुआ। मुझे कोई फोन, मैं यहाँ नहीं था उससे पहले, मैं उनसे बात करता था। उनको जब से यहाँ हूँ, मुझे तो आज तक एक भी फोन नहीं आया। हाँ, चलते फिरते कहीं सार्वजनिक ऐसी जगह पे जहाँ वो भी आए, मैं भी आया हूँ, वो मेरी तारीफ, मेरी पीठ थपथपाते रहते, बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा। इसके अलावा तो आज तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। कोई दखल नहीं, कोई दखल संपादक। और मैं ये बात जो कह रहा हूँ ना, ये न्यूज़ 24 में काम करने वाले किसी भी आदमी से आप पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ भी दबाव ऐसा कुछ तो कभी तो नहीं। आप पे कभी ऐसा होता है कि यार ये वाला ना थोड़ा इस लाइन से करना, ऐसा कभी कोई प्रेशर कभी मैंने कह दिया ना कि नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि कभी ये चुनाव आ रहा है तो हमें थोड़ा इंक्लिनेशन दिखाना, ऐसा कभी कुछ नहीं होता ना? मेरे तो आप नहीं, कभी नहीं हुआ। और आपको जान के इस बात को अचरज होगा कि मेरा शो जब टीवी पे चलता है, उसी समय हमारे चैनल के लोग भी देखते हैं कि आज कहाँ से और क्या है। उस ऑन एयर होने से पहले किसी को कुछ भी पता नहीं होता कि आज का प्रोग्राम कहाँ से है, किस टॉपिक पर है। इतनी फ्रीडम है, इतनी फ्रीडम है, मुझे इतना विश्वास है। तो वो ऑन एयर होता है जब आम आदमी देखता है, तभी हमारे चैनल का आदमी भी देखता है कि ये यहाँ से हुआ है, ये यहाँ से हुआ, इसमें ये आइटम है सर। इसी आपके और मेरे किसी भी कार्यक्रम के लिए अभी तक तो कोई, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कुछ मुझे। सर कुछ पॉलिटिकल सवाल थे मेरे कि जैसे आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव का निजी मामला है, उनके परिवार में जो कुछ हो रहा है, लेकिन क्योंकि एक राजनीतिक परिवार है और चुनाव में जाता है, लोगों के बीच जाता है,
तो आपको लगता है जो कुछ हो रहा है उसका असर आने वाले दिनों में पड़ेगा? क्या पार्टी टूटेगी, या आपको इस तरह से कहीं दिखता है? नहीं, पार्टी पूरी तेजस्वी की, ये टूटेगी क्या? पार्टी पर पूरा होल्ड तेजस्वी का हो चुका है। अब आरजेडी तेजस्वी यादव की है, और उस परिवार में तेजस्वी यादव से ज्यादा पॉलिटिकल समझ वाला कोई आदमी भी नहीं है। इस बात का बखेड़ा खड़ा हो सकता है, इस बात का आरोप लगाया जा सकता है, जो हर बड़े परिवार में, हर बड़े आदमी के घर में लगता है कि फला आदमी अपने चापलूसों से घिरा हुआ है, इनसे घिरा हुआ है, गलत लोगों से घिरा हुआ है। अभी हम ही, हमारे 4 दोस्त, अगर हम ज़्यादा उनके बीच में उठे बैठे, हमारी बहुत ज़्यादा उनकी बात हो, हम उनकी बात को माने ही है, तो हमारी ही पत्नी, हमारी ही बहन, हमारी ही बेटी, हमारी ही माँ ये कहेगी ये 3 लोगों से जो घिरा हुआ है ना, यही इसका नुकसान करेंगे। अच्छा, तो ये हर घर में होता है मुझे लगता है, लेकिन पार्टी तो तेजस्वी की हो गई, उसमें कहाँ है? ऐसा ही आरोप आपको याद है अखिलेश जी पे लगता था कि वो जब शिवपाल यादव अलग हुए थे तो वो भी लोगों से घिरे हुए थे। कहा रहता था कि वो रामकृपाल यादव जी के ज़्यादा प्रभाव में रहते हैं और शिवपाल जी अलग हो गए थे। क्या आपको लगता है वो जो पार्टियां जो एक व्यक्ति से शुरू होती हैं, बाद में अपने बेटे या बेटी के पास जाती, वो बाद में रह पाएंगी? मैं यूपी और बिहार दोनों के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, दोनों ही ऐसी पार्टी। देखिए, ये जो परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज पर, नेताओं पर, एक तो ये सतही है। सतही इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब क्या जानते हो, अगर आप आरजेडी की बात करते हैं तो मैं अगर बीजेपी के नेताओं के बताने लगूं तो लोगों को लोग कहे, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो लोग सपा, आरजेडी, एनसीपी और दूसरी पार्टियों को बताने लगे, तो लोगों के तर्क ये होता है कि नहीं नहीं, मेन आदमी जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, उसका बेटा नहीं बनना चाहिए, दाएं बाएं वाले बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अरे भाई, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, मान लीजिए मुलायम सिंह ने चाहा या नहीं चाहा, अखिलेश यादव बन गए, तो क्या अखिलेश यादव के पास पार्टी आ जाने से सत्ता आ जाएगी क्या? सत्ता तो तभी आएगी जब उनके अंदर कैलिबर होगा, लोग उन्हें चुनेंगे। मुलायम सिंह का बेटा होने की वजह से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो नहीं हो सकते। राहुल गांधी राजीव गांधी के बेटा होने की वजह से कांग्रेस के अध्यक्ष हो जाएं, विपक्ष के नेता हो जाए, चुनाव जीत जाएं, मगर वो प्रधानमंत्री तो नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री तो जनता जब चुनेगी उनकी पार्टी के लोगों को इतना, जितने से उनका गठबंधन, या वो तभी तो प्रधानमंत्री हो पाएंगे। तो किसी के बेटा होने से क्या मतलब? जज का बेटा जज हो रहा, वकील का बेटा वकील हो रहा, पत्रकार का बेटा पत्रकार हो रहा, उससे पत्रकार तो अपने बेटे को कोई पत्रकार बनाना नहीं चाहता। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो रहा है, हाँ, तो नेता का बेटा नेता हो जाए तो इसमें क्या बुराई है? तो आज की पॉलिटिकल, अरे नेता, देखो, डॉक्टर एक हुनर का काम है। डॉक्टर अपने बेटे को, बड़ा डॉक्टर है, उसका बेटा गधा भी है, तो उसको इधर उधर से पढ़ा के वो ले आके बैठा दे रहा है। और डॉक्टर साहब का बेटा, डॉक्टर साहब पहले वो क्या करता है, पर्चा बनेगा मेन डॉक्टर साहब का, मरीज देखेगा उनका बेटा, फिर धीरे 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 बेटे को बैठा के सिखाते 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 अब पता चले वो डॉक्टर साहब बूढ़े हो गए तो ये डॉक्टर साहब आ गए। तो है कि नहीं? ऐसे तो बहुत जगह पे है। इसी तरह नेताओं, अब आप बताइए, परिवारवाद से ये पार्टियां अगर है ना, ये परिवारवाद नहीं तो ये पार्टियां खत्म हो जाएंगी। जयललिता ने अगर जीवित रहते अपने किसी भतीजे, भांजे या किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया होता तो AIDMK का ये हाल होता जो आज है? बोलिए। जयललिता से जो तमिलनाडु के लोगों का लगाव था, तो वो किसी को अगर अपना उत्तराधिकारी बना देती, अपने परिवार का ही किसी को, तो लोग उससे, जयललिता से एसोसिएट करते, उनकी कामों को, उनके एहसानों को, अपनी पसंद को, तो उस पर भी जयललिता के लोग कंसंट्रेटेड रहते। अब क्या है AIDMK का हाल देख लीजिए। तो क्या होगा? एक आदमी के करिश्मे से अगर पार्टी बनी है तो परिवारवाद तो रहेगा ही। अब दूसरी तरफ देखो, एक बायोलॉजिकल परिवार और एक आइडियोलॉजिकल परिवार, तो संघ में आइडियोलॉजिकल फैमिली है, जो लोग भी आगे जाएंगे वो संघ की पृष्ठभूमि वाले ही आगे जाएंगे। तो ये तो सिस्टम है, हमने सिस्टम ऐसा बना रखा है, तो क्या करेंगे?
तो सर अब आपको क्या लगता है राजनीति कहाँ जाएगी 2026, मतलब आने वाले दिनों में 2-3 बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है, पश्चिम बंगाल का भी है, कुछ दिनों बाद पे फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इस तरह के राज्यों का है। आपको क्या लगता है सर कहाँ जाए, मतलब क्या मुद्दे अब आएंगे, क्योंकि वोट चोरी और ये सब तो फेल हो गया। वोट चोरी एसआईआर तो मेरे समझ ही नहीं आया कि ये क्या मुद्दा है और इसको लेके इतना क्यों चला जा रहा है। मैं बात दूसरी कह रहा हूँ, चुनाव आयोग के बारे में। अब वो विपक्ष वोट चोरी की बात करता है ऐसा, अरे बात आप ये समझिए, 4 अक्टूबर को बिहार का चुनाव घोषित हुआ, 26 या 27 सितंबर को 10,000 रुपए 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में मोदी जी और नीतीश कुमार ने एक साथ डाले। फिर 3 अक्टूबर को डाले, 4 को चुनाव घोषित हो गया, फिर 6 अक्टूबर को डाला, फिर 17 अक्टूबर को डाला, फिर 23 अक्टूबर को डाला, फिर 30 अक्टूबर को डाला। चुनाव चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और पैसे 10-10 हजार रुपए खाते में जा रहे हैं। कहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड है बताइए? क्या विपक्ष लड़ेगा? एक तरफ आपने 1.5-2 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपये डाल दिया चुनाव से पहले, और डाले जा रहे हैं आप पूरे चुनाव, आप रैली कर रहे हैं, दूसरा 10,000 अकाउंट में डाल रहा है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? इसमें क्या चुनाव होगा? मैं इस बात को कहते हुए कि 10,000 रुपए नीतीश कुमार की सरकार महिलाओं के अकाउंट में नहीं डालती तो भी ही नीतीश कुमार आते, लेकिन 10,000 डालने की वजह से 200 से ज्यादा सीटें आ गई। ठीक है, इसी तरह अब महाराष्ट्र का इलेक्शन है। अब महाराष्ट्र में राहुल गांधी SIR, वोट चोरी SIR, वो तो मेरे समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं वो बहुत तार्किक तरीके से उनकी टीम ने मेहनत किया, वो सब कह रहे हैं, उस पर चुनाव आयोग जवाब दे। जो एक रिपोर्टर के तौर पे मैं देखता हूं, तो मैं तो ये देखता हूं कि यार 4 जून को नतीजे आ रहे हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को, एनडीए को इंडिया गठबंधन ने बुरी तरह हरा दिया। 28 जून को शिंदे गवर्नमेंट एक फैसला लेती है कि वो महिलाओं के अकाउंट में 1,500 रुपए डालेगी, लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारने के बाद। अक्टूबर में 2014 का, 2019 का, 2009 का, हरियाणा का और महाराष्ट्र का चुनाव एक ही तारीख को हुआ, 9 में, 14 में और 19 में। लेकिन हरियाणा का चुनाव घोषित कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, उसे 5 अक्टूबर को कर लिया। दोनों के 3 बार से 7 हो रहे थे, और महाराष्ट्र का टाल दिया। और उस टालने से क्या हुआ? 7,500 रुपए महिलाओं के खाते में शिंदे गवर्नमेंट ने ट्रांसफर कर दिया। 3,000 की पहली किस्त 2 महीने की, 1,500 की एक किस्त, और चुनाव के महीने की एडवांस किस्त। कहां है चुनाव आयोग? आप चुनाव ही घोषित कर रहे हो 7,500 रुपया पूरा अकाउंट में पड़ जाने के बाद। चुनाव आयोग को तो यही देखना चाहिए भाई कि उसे नियम बनाना चाहिए कि आप डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर स्कीम जो भी सरकार में है, वो चुनाव की घोषणा से 6 महीने पहले कोई ऐसी घोषणा नहीं करेगा। अब तो अच्छा तरीका है, जो जिसकी जहां सरकार है, महिलाओं को पैसा दो, वोट लो। अब पुरुष हमारे आपकी तरफ बैठ के समीक्षा करें। अब क्या लगता है सर यूपी में और बंगाल में आने वाले दिनों में क्या होगा, और किसको देखते हैं सर आप? देखिए, इलेक्शन मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, इलेक्शन का प्रेडिक्शन और उसे बहुत पहले से, ये बहुत बचकाना चाइल्डिश है काम है कि अब बंगाल में कौन। अभी 4 महीना पहले तक नीतीश कुमार का वीडियो देख के हर आदमी कहता था कि ये आदमी क्यों चीफ मिनिस्टर है, कहता था ना। हाँ, कुछ वीडियोस आए, बड़ा एम्बैरेसमेंट के उनके वीडियोस आते थे। हम लोग उनका बहुत सम्मान करते, पूरा देश सम्मान करता है। तो जहाँ वो प्रशांत किशोर कहते थे ना, जहाँ कव्वाली हो रही है वहाँ सावधान की मुद्रा में है, और जहाँ राष्ट्रगान होना है वहाँ ताली बजा रहे हैं। तो इस मन स्थिति में वो थे, तो क्या लगता था कि एनडीए सबसे कमजोर कड़ी नीतीश कुमार है। अगर एनडीए ने इनको फिर से सीएम बनाया तो इनका तो जो वीडियो आ रहा है सब मामला गड़बड़ गया। और इलेक्शन में हुआ क्या, वही सबसे मजबूत कड़ी हो गए। सारा वोट नीतीश कुमार के नाम पर था। तो इलेक्शन को बहुत पहले से ये होगा वो होगा, तुम होती तो ऐसा होता, वो सिलसिला नहीं। लेकिन अब ये जो नतीजे आए हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार के, आपको क्या लगता है सर बीजेपी ही अब एजेंडा सेट करेगी और बीजेपी ही सरकार बनाएगी? बात है कि बीजेपी की जीत से बहुत समाज का एक बड़ा वर्ग है जो बड़ा विचलित हो जाता है,
अरे ये तो बीजेपी फिर जीत गई। अरे भाई बीजेपी जीत रही है तो बीजेपी का काम भी तो देखो, बीजेपी का समर्पण भी तो देखो, बीजेपी का नेतृत्व भी तो देखो, बीजेपी का सांगठनिक कौशल भी तो देखो। और बीजेपी इतने दिनों से सत्ता में है तो उसका सत्ता, संपन्नता, साधन, ये सब भी तो है। बीजेपी के जीतने से आपको क्या दिक्कत है? जीत रही है तो वो आप क्या कर रहे हैं? और चुनाव आयोग तो है ही। तो सवाल इस बात का नहीं है कि बीजेपी, एक समय में तो कांग्रेस भी इसी तरह जीतती रहती थी, लोगों को लगता था कि कांग्रेस का क्या है, तो दूसरे लोग क्या करते थे उस समय? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि विपक्ष में बैठा हर नेता जनता के मुद्दे, जनता की समस्याएं, जनता के लिए आवाज बनना नहीं चाहता। विपक्ष में बैठा हर नेता सत्ता चाहता है, किसी भी कीमत पे चाहता है। सेवा, समर्पण, सहयोग, वो सब छोड़ दीजिए। अब भाई आप पॉलिटिकल हिस्ट्री की किताबें पढ़ेंगे ना, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चुनाव के दौरान देश के जो बड़े लीडर्स थे अपोजिशन के, ये जब चुनाव लड़ते थे तो ये पोस्टर चिपकवाते थे कि मजबूत विपक्ष और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हमें वोट दीजिए। अच्छा, मजबूत विपक्ष। अच्छा, उन्हें पता था कि सरकार में नहीं आना है। वो नाम पे वोट मांगते थे, पोस्टर पर छपा रहता था कि मजबूत विपक्ष और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हमें चुने। आज की राजनीति में कोई है ये मादा क्यों नहीं विपक्ष में आता? वो ये कहे कि हमको मजबूत विपक्ष बनाओ, छोड़ो सत्ता नहीं आएगी, नहीं आएगी। लेकिन कोई नेता ये कहता ही नहीं है। वो तो कहता है कि हम आपको करेंगे तब जब हम सत्ता में आएंगे, और हम सत्ता में आएंगे तो वही बात है। तो किसी का, वो जो जिन नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ वो जिला प्रवास पे रहते थे, वो रोज हर दूसरे महीने आमरण अनशन करते थे, हर तीसरे महीने धरना करते थे, कहीं किसानों के लिए बैठ जाते थे, कहीं बिजली के बिल के लिए, कहीं नहर के लिए, कहीं सिंचाई के लिए, कहीं बीमारी के लिए। तो क्या आपको लगता है कि वो आंदोलन करते थे? तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी, क्योंकि इस समय विपक्ष के नेता हैं, जब कोई मुद्दा उठाते हैं उसके बाद वो देश से बाहर चले जाते हैं? चुनाव के प्रचार से पहले बिहार में चुनाव की घोषणा हुई, प्रचार में ही इतना लेट आए। क्या आपको लगता है कि वो सीरियसनेस नहीं है आज के नेताओं में? देखिए, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं सोशल मीडिया वालों के लिए छोड़ दीजिए। ये हम जैसे लोगों के लिए इस पर बात करना कि कौन विदेश जा रहा है, कौन कितने बार कपड़े बदलता है, कौन लंदन में किसका फ्लैट है, कौन किस, ये बहुत सतही बातें हैं। ये सब बातें सार्वजनिक विमर्श में नहीं होनी चाहिए, न कभी हुई हैं। ये सोशल मीडिया पे ये सब बातें चलती रहती, किसी की बहन का वीडियो, किसी के भांजी का, किसी के भतीजी का वीडियो, अनर्गल। वो बड़े मंद बुद्धि लोग हैं। उन बातों के चर्चा से आपका दिमाग भी खराब होता है। उन्ना उसको देखिए ना, उस पर चर्चा कीजिए। इससे क्या फर्क पड़ता है कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ नहीं जा रहा है? भाई सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन नहीं है क्या? उसका व्यक्तिगत जीवन भी तो होगा। नेता होने का क्या मतलब है कि आपका अपना व्यक्तिगत जीवन कोई है ही नहीं? दूसरे कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कब लेट आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक बात बताइए, आपको मालूम है पहले, मोदी जी से पहले एक स्टेट में, विधानसभा के चुनाव में, एक स्टेट में प्राइम मिनिस्टर, किसी भी प्राइम मिनिस्टर की 4 रैली, 5 रैली, 3 रैली से ज्यादा नहीं लगती थी। वो बोलता था कि अरे यार प्राइम मिनिस्टर रैली करेगा जिला जिला। तो मोदी जी ने ट्रेंड शुरू किया। तो पहले दूसरी बातें थी, अब का दूसरा हिसाब किताब है। तो इन चीजों पर मुझे नहीं लगता चर्चा होनी चाहिए कि किसका। सर आखिरी में बस मैं आपसे कुछ नेताओं का नाम लूंगा, आप उनको लेकर आने वाले दिनों की, अगले 2-3 सालों की जो चुनाव है और राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? सबसे पहले नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरे वो तो सबसे लोकप्रिय नेता हैं। वोट को खींचने का अद्भुत उनके अंदर जो आकर्षण है वो पिछले 20 वर्षों से कम नहीं हुआ। मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे वो चुनाव लड़ रहे, और शायद ये एक ऐसा रिकॉर्ड बना के जा रहे हैं जो इतिहास में इस रिकॉर्ड को शायद ही कोई तोड़ पाए कि उन्होंने जितने चुनाव अपने चेहरे पे लड़े वो सब जीते। राहुल गांधी हारने का भी रिकॉर्ड बनाने का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाते हुए राहुल गांधी जा रहे हैं। देश ये भी याद रखेगा कि एक आदमी इतनी बार चुनाव हारने के बावजूद भी
इतने आत्मविश्वास के साथ मैदान में टिका रहा। कोई सलाह देंगे सर आप उनको? नहीं नहीं, अरे वो बड़े लोग हैं, नेताओं को हम लोग क्या सलाह दें। प्रियंका गांधी सर? बहुत अच्छा बोलती हैं। अमित शाह? बहुत ही शानदार। वर्तमान संसद में सत्ता पक्ष के सबसे शानदार वक्ता अमित शाह। मैं उनका पार्लियामेंट की आज तक कोई स्पीच नहीं है जो मैंने अमित शाह जी की नहीं सुनी। मैं जिस दिन वो बोलते हैं उस दिन रात को उनका वीडियो खोज करके देखता हूँ। मुझे संसद में उनके भाषण बहुत ही जबरदस्त लगते हैं, पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, बहुत ही अच्छा। नितिन गडकरी? उनकी तो तारीफ पूरी दुनिया करती है, हम क्या चीज़ है। मैंने ये नाम इसलिए लिया कि चर्चा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं बीजेपी के। वो बीजेपी का कौन बनेगा देखे, अब वो सब कोई तरह खबर आज तक सही नहीं सही हुई नहीं, तो अंदाजा लगाना नहीं, जब बनेगा उस दिन देखा जाएगा। अखिलेश यादव सर? अब 27 में पता चल जाएगा कि 24 में तुक्के से जीत मिली थी कि दम से मिली है। ऐसा आपको लगता है? बहन मायावती जी? वो तो उनके ऊपर है, वो जैसा चाहेंगी वैसा रिजल्ट आएगा। आपको ऐसा लगता है? मैं हमेशा से कहता हूं बहन जी जिस दिन चाहेंगी, अगली सरकार यूपी में बिना उनके मर्जी के नहीं बनेगी। देवेंद्र फडणवीस? अगर वो चाहेंगी, अब वो क्या चाहेंगी ये नहीं पता। वो नहीं पता। देवेंद्र फडणवीस जी तो कर ही रहे हैं अच्छा काम यार, महाराष्ट्र के नेता हैं। और नीतीश कुमार के लिए अब आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार के लिए तो इतना मैं बोल चुका कि भारत की राजनीति में नीतीश कुमार बिरले नेताओं में गिनती होगी उनकी, बिरले। देखिएगा आप, याद किए जाएंगे नीतीश कुमार। एक आखिरी नाम है सर, तेजस्वी यादव। लालू यादव इसलिए बोलूँगा नहीं क्योंकि फिर लालू उसको लेकर आप पुरानी बातों में वो हो जाएंगे। नहीं, तेजस्वी यादव के लिए तो अब आने वाला दिन बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन राजनीति में कभी भी कोई भी आदमी को चूका हुआ नहीं मान लेना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो एकदम जीरो अर्श से फर्श पे गए, फर्श से अर्श पे आए, फिर अर्श से फर्श। तो इसलिए इतना, और अभी उनकी जितनी उम्र है उतने में लोग तो विधायक का टिकट नहीं लड़ पाते हैं। वो 3 साल डिप्टी सीएम रह लिए, विधायक फिर जीत गए। कितनी उम्र ही है, 35 साल तो उनकी उम्र है अभी कुल मिला के। तो अभी तो उनका पूरा पॉलिटिकल कैरियर बाकी है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना वक्त दिया, इतनी सारी बातें की, और उम्मीद करते हैं जब आप वापस माहौल पूछने जाएं तो सही माहौल बताएं और आपका माहौल यूं ही बना रहे। थैंक यू सो मच। तो ये थे राजीव रंजन जी जिन्होंने बताया कि माहौल क्या होगा आने वाले चुनाव में और क्या कुछ हो सकता है।